आपका अपने YouTube चैनल डी के स्टडी पॉइंट में आज हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में समझाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था का जहाँ भी जिक्र होता है उससे आप समझ जाइए कि वहाँ बात हो रही है स्थानीय शासन की। स्थानीय शासन का मतलब आप समझ ही सकते हैं, जिसे कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट वह गवर्नमेंट होती है जो बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर शासन करती है। ठीक है, तो आज इसके ऊपर बात होने जा रही है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा चैनल है उसको एक सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और उसका बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाली एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी एसयूएल ड्यू रेगुलर एनसी वेब और इग्नू से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको आपके फ़ोन पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने से क्या काम होता है कि जो सर्चिंग लिस्ट होती है ना उसमें हमारे को थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। सो आप लाइक कर दीजिए। बाकी कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और कुछ क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो ही जाएगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो की चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लोकल गवर्नमेंट के मतलब से, यानी स्थानीय शासन से। स्थानीय शासन का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि शासन के अंदर सबसे निचले स्तर का, ज़मीनी स्तर का जो शासन होता है उसे कहते हैं स्थानीय शासन। अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर, तो जो ग्राम स्तर का शासन होता है वो सबसे निचले ग्राम सभा यानी पंचायत वगैरह का जो काम होता है वो बिल्कुल ज़मीनी स्तर का कार्य होता है। ग्राम पंचायत में सरपंच चुना जाता है, वो क्या करता है, बिल्कुल ज़मीनी लेवल पर कार्य को मतलब क्रियान्वित करता है। अब इसके अंदर जो आता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाती है, जैसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या करा जाता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इससे मतलब ये है कि एक ऊपर लेवल का कार्य चल रहा है, उससे नीचे लेवल का, उससे नीचे लेवल का, मतलब सबके जो कार्य हैं वो बटे हुए हैं। जैसे अब बात करें जाए, सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट है, जिला लेवल पर गवर्नमेंट है, समझ रहे हो, उसके अंदर भी, फिर उस ज़िले के अंदर भी ग्राउंड लेवल पर गवर्नमेंट है। तो इस तरीके से बात होती है। तो आप जैसे कि ये समझ ही गए होंगे कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, और पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता है वो बहुत अहम होता है। दूसरी बात, स्थानीय शासन मैंने आपको बताया जो कि ज़मीनी स्तर का शासन होता है वो होता है। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं कि इसकी जो है संविधान के अंदर व्याख्या कहाँ करी गई है। जो अनुच्छेद 40 है उसमें जो है संविधान के जो अनुच्छेद 40 के हिसाब से संविधान के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अंदर जो है इनकी व्याख्या की गई है, और व्याख्या मिलती है, क्योंकि संविधान जो है राज्यों को मानने के लिए ना बाध्य नहीं कर सकता। जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं एक तरीके से सरकार है या फिर कोई राज्य है उसके लिए सुझाव की तरह है, उसके लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता उन्हें कि आपको वो ज़रूरी ही अप्लाई करने हैं। तो इसीलिए जो है ये जब हमारा भारतीय संविधान बना तो उसको, इस मुद्दे को 1940 के अंदर किस में डाल दिया गया, नीति निर्देशक तत्व में। गांधी जी जो थे इसके फेवर में थे, और गांधी जी जो थे ग्राम पंचायत मतलब जो नीति निर्देशक तत्व थे वो 40 में डले हुए हैं अनुच्छेद में। पर जो मतलब जो अम्बेडकर जी थे और गांधी जी के बीच में इसी के मध्य विवाद था कि गांधी जी समर्थन करते थे ग्राम पंचायत का, पंचायती राज व्यवस्था का, परंतु जो अम्बेडकर जी थे शुरुआत में इसका समर्थन नहीं करते थे। ठीक है, उसके पीछे कारण रहे थे, जैसे कि हमारे देश के अंदर जमींदारी प्रथा वगैरह थी और बहुत सारे ऐसे कारण थे। और आप ज़मीनी स्तर पर देख सकते हैं कि लोगों के साथ कितना भेदभाव वगैरह होता था, उसमें वह पिछड़ जाते। तो यही निम्न कारण थे जिसकी वजह से वो, बाकी बताते हैं आपको। सबसे पहले कहाँ पे इस्तेमाल किया गया इसको, नागौर के अंदर, राजस्थान में एक नागौर जगह है, 2 अक्टूबर 1959 को इसका जो है सबसे पहले वहाँ पे ही शुभारम्भ हुआ एक तरीके से पंचायती राज व्यवस्था का। और दूसरी बात है, जो पंचायती राज व्यवस्था है यानी स्थानीय शासन से संबंधित कुछ समितियाँ बनी थी इसको बनाने के लिए। तो उन समितियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे पहली समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के अंदर क्या हुआ, कब बनी है, 1957 के अंदर बनी। इसकी मांग क्या थी या इसके सुझाव क्या थे, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था है उसके अंदर शासन के 3 स्तर होने चाहिए। एक मैंने ये एग्जांपल की तरह बताया कि ये जो पिरामिड है उसमें समझ सकते हो कि ग्राम लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पर, इस तरीके से जो शक्तियाँ जो हैं स्थानीय लेवल पर
विभाजित होनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जो है ना शासन करने में जो है आसानी रहती है और सब अपने अपने दायरे में रह कर के काम करेंगे और अपने दायरे में जितनी भी समस्या है उनको समाधान करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से काम हो सकता है। और दूसरी जो कमेटी थी वो थी अशोक मेहता कमेटी, और जो कि बनी थी 1977 में। ठीक है, जब जनता दल की सरकार थी उस समय की ये बात है। उन्होंने द्विस्तरीय जो समाज व्यवस्था थी इसकी, उसकी वकालत की। उन्होंने कहा था जो हमारा शासन है वो ग्राम और जिला स्तर पर ही होना चाहिए। ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये नोट्स अगर आप इनको थोड़ा भी एक्सप्लेन करके लिखेंगे कि इस समय समिति बनी, इसके प्रमुख कार्य ये थे और इन्होंने ये सुझाव दिए, तो पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा लिखेंगे, अगर ये टोटल आप इसको खोल कर एक्सप्लेन करके भी लिखेंगे तो अच्छा खासा कंटेंट लिख सकते हैं। ये बिल्कुल शॉर्ट नोट में आप एक बार इसे पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो झट से आपको याद हो जाएगा। साथ में एक तीसरी समिति आई थी GVK राव समिति, ये 1985 में बनी थी। बाकी जो चौथी समिति आई थी वो LM सिंघवी समिति। आपको बेसिकली पहली समिति और दूसरी समिति को ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि पहली समिति जो थी बलवंत राय मेहता समिति थी और जो चौथी समिति थी LM सिंघवी समिति के नाम से इसे बेसिकली जाना जाता है। ये 1986 के अंदर बनाई गई थी और इसका जो प्रमुख कार्य इन्होंने बताए थे, कुछ इनकी जो 3 सुझाव रहे थे, जो कि एक पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान करना होता है करिए, और न्याय पंचायत की जो है उसके अंदर एक वकालत की, मतलब कि न्याय पंचायत की व्यवस्था के लिए बात करी गई थी इन्होंने कि जो छोटे छोटे जो मामले होते हैं वो ग्राम स्तर पर ही निपटा दिए जाएँ, जो बिल्कुल छोटे लेवल के होते हैं। और त्रिस्तरीय ढांचे की इन्होंने दोबारा से जो है मतलब मांग करी है, सुझाव दिया इन्होंने कि ये होना चाहिए। चलो चलते हैं अगले पेज। ठीक है, ये तो था उसके बारे में। बाकी जो संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैं इसमें लिखना भूल गया था, जो 73वां संविधान संशोधन है वो 1992 के अंदर जो है वो पास किया गया था। 73वां 74वां दोनों संविधान संशोधन हुए थे। जो 73वां संविधान संशोधन था वो किससे, गांव से रिलेटेड था, परंतु जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था वो शहरीकरण से रिलेटेड था। तो आज हम इसके बारे में किस में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसके अंदर 73वां संविधान संशोधन। ये जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। अब इसके थ्रू क्या था, पहले तो जब नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जब ये बात कही गई थी तो राज्य जो थे इसके लिए बाध्य नहीं थे, परंतु जब इसे संवैधानिक दर्जा मिल गया, संविधान के अंदर इसकी जो है प्रस्तुति हो गई, तो उसके द्वारा जो है अब ये अनिवार्य हो गया कि जितने भी राज्य हैं उनको ये अपनाना ही पड़ेगा। तो इसमें नीति निर्देशक तत्वों और में और संवैधानिक दर्जे में यही फ़र्क होता है कि उसके लिए आप जो है मतलब सरकार को सुझाव दे सकते हैं नीति निर्देशक तत्वों के अंदर, परंतु संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद उसको लागू करना अनिवार्य होता है सरकारों के लिए। और इसकी जो व्याख्या है आपको संविधान के अंदर किस जगह मिलेंगी, भाग 9 के अंदर, अनुसूची 11 के अंदर, अनुसूची 11 और अनुच्छेद के जो है 243 से लेकर 243 तक इसकी जो है आपको व्याख्या मिलेगी। ठीक है, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे। बाकी इसके अंदर त्रिस्तरीय प्रणाली को जो है मंजूरी मिल गई। अब इसमें क्या हुआ था, जो बात चल रही थी कि बलवंत राय मेहता समिति ने और सिंघवी समिति ने दोनों ने सुझाव दिए कि त्रिस्तरीय ढांचे पर जो है इसके अंदर कार्य होना चाहिए, तो उसके लिए ही इसको जो है मंजूरी दी गई। साथ में एक नोट करने वाली बात यह है कि उन राज्यों को इसके लिए छूट दी गई जिस छूट का प्रावधान था जिनकी जनसंख्या जो 20 लाख से कम है, वो द्विस्तरीय ढांचे को है अपना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वो 2 टायर सिस्टम को अपना सकते हैं, और जो त्रिस्तरीय ढांचा है उसको वो जो है छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर बात करी थी, पर उसके लिए क्या था, 20 लाख से कम होनी चाहिए। बाकी इसके अंदर आरक्षण की बातें कही गई थी, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसमें बात करी गई थी सीटों के अंदर आरक्षण की व्यवस्था किस प्रकार से होगी। अब महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं को 1/3 के हिसाब से दिया गया था आरक्षण वहाँ पे। और बाकी अनुसूचित जाति जनजाति की अगर बात करें तो वहाँ पे जितनी भी उनकी जनसंख्या है उसके आधार पे, जो क्षेत्र की जनसंख्या उसके आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा, उसकी जनसंख्या के आधार से ही उनकी जो है सीटें वहाँ पे तय होंगी। बाकी अगर OBC की बात करें, अन्य पिछड़ वर्ग की, तो इसमें जो है वहाँ की जो सरकार है उसके हाथों में है कि वो वहाँ के समाज कल्याण के लिए किस तरीके के कदम उठाएगी, वो उसका निर्णय सरकार करेगी वहाँ की।
ठीक है। भारतीय राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग की वहाँ पे स्थापना करी गई। और वो क्या करते, राज्य चुनाव आयोग जो था वो उसके अंदर जो है चुनाव बना कराने का कार्य करता था। अब इसके अंदर जो है चुनावों में कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए निर्धारित कर दिया गया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है न्यूनतम आय जो थी चुनाव की वो 21 वर्ष को तय कर दिया गया। 21 वर्ष होनी ज़रूरी है। और प्रत्येक जो 5 साल के लिए वहाँ पर एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, जो कि उससे फंडिंग से रिलेटेड कार्य करता था। ठीक है। बाकी इसके पंचायती राज के कुछ कार्यों की बात कर ली जाए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, संविधान के 73वें संविधान संशोधन के बाद जो ग्राम पंचायत के कार्य हैं उसका जो वर्णन इसमें मिलता है। मैं आपको कुछ प्रमुख कार्य बताऊंगा, क्योंकि अभी लास्ट टाइम जो पेपर हुआ है रेगुलर वाले बच्चों का, तो उसमें एक चीज़ आई थी कि मतलब पंचायती राज व्यवस्था के कार्यों को समझाइए। तो पंचायती राज की व्यवस्था के कार्यों को समझाना तो है, परंतु उससे पहले उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देना, उसके बाद उनके कार्य समझाने हैं। तो कार्य भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसलिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। पंचायती राज व्यवस्था के अंदर धारा 21 के अंदर जो है इसका वर्णन मिलता है, और जिसमें है कुछ कार्य होते हैं जैसे सामान्य कार्यों के क्षेत्र में कार्य करना, कृषि के क्षेत्र में कुछ कार्य, सामाजिक तथा कृषि वानिकी के लिए। मैं बताता हूँ, अगर सामान्य कार्यों की अगर बात करी जाए तो पंचवर्षीय वार्षिक योजना जो है उनकी उस पर कार्य करते हैं, वो वार्षिक बजट पर कार्य करते हैं। अवैध कब्जे जो होते हैं उन पर कार्य करते हैं, जैसे कि वहाँ पे एक रिपोर्ट वगैरह पब्लिश करी जाती है, जितने भी अवैध कब्जे होते हैं या घेराव कर रखा होता है, तो उसमें जो है ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं वो उसके ऊपर जा करके कार्रवाई करने का कार्य करते हैं। साथ में जो है आंकड़े वगैरह को संयोजन करने का कार्य करते हैं। और साथ में कृषि कार्यों की अगर बात करी जाए तो कृषि कार्य में जो है बंजर भूमि को विकास करने का कार्य करते हैं, बागवानी को प्रोत्साहित करते हैं, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं, आदि आदि बहुत सारे कार्य होते हैं। साथ में अगर सामाजिक कार्य तथा कृषि वानिकी की बात करें तो सड़क वगैरह पे जो दोनों साइड में जो पौधे वगैरह लगाए जाते हैं उनके ऊपर काम किया जाता है। सड़कों की साइड में जो सार्वजनिक भूमि होती है उनमें पौधारोपण किया जाता है। बाकी पेयजल की व्यवस्था करना भी जो है इनका एक कार्य होता है। उसके लिए कुएं तथा तालाबों का निर्माण कराना, उनकी मरम्मत करना और उनकी रख रखाव के लिए फंड को खर्च करना। बाकी जितनी गरीबी उन्मूलन के लिए को बढ़ावा दिया जाता है, गरीबी उन्मूलन के लिए, उसके लिए उससे रिलेटेड स्कीम वगैरह बनी जाती है। बाकी आसपास जो भी आर्थिक सहायता वहाँ के जो लोगों को प्रोवाइड कराई जाए उस सब के ऊपर कार्य होता है। तो बेसिकली इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी हमें इस समय सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। मैं मानता हूँ कि वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से हमारा भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी इसकी जो नोट्स हैं आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर दीजिए। बेसिकली छोटी सी बात यही थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है शॉर्ट में पढ़िए और उसे लॉन्ग में लिख कर गया है। मैं यही कर रहा हूँ कि शॉर्ट में बता रहा हूँ और आप उसे लॉन्ग में लिख दीजिए। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।